हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। अब आप लोगों का 5 बजे क्लास के बजाय अब आप लोगों का 6 PM पे क्लास आया करेगा, 6 PM पे, क्योंकि 5 बजे थोड़ा मेरे लिए जल्दी हो जा रहा है। उधर स्कूल से आने में देर हो जा रहा है। अब तो ऐसे भी 1 अक्टूबर से स्कूल का टाइम हो जाएगा 3 बजे तक, तो मुझे घर आते आते और भी लेट हो जाएगा। इसलिए समय रहते हुए अभी मैंने क्लास के टाइम में परिवर्तन कर दिया। आप लोगों का लगभग 1 वीक या 7 से 10 दिन तक आप लोग का क्लास नहीं आ पाया था। आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम होगा मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन आज मंडे है। आज से आप लोग का क्लास क्या है, कंटिन्यू है। मैंने वादा किया था आप लोगों से कि 6 PM पे आप लोग का क्लास अपलोड होने लगेगा। उस क्रम में क्या है, ये मेंस का क्लास है। जैसा कि आप लोग जानते हो, जीआईसी और जीआईसी में तो एक बार मेंस हो चुका है, लेकिन एलटी में मेंस होने की तैयारी हो रही है। तो क्यों ना हम लोग पहले से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। इस क्रम में आप लोगों को 4 या 5 वीडियो मैंने अपलोड किया है। आप लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे अभी अब तक कोई भी फ्री में मेंस क्लास नहीं तैयार करवा रहा। सब लोग पेड क्लास तो करवा रहे, लेकिन मेंस कोई नहीं करवा रहा। मेंस केवल हमको लग रहा सिंगल मेरा ही चैनल है जो चला रहा है। फिलहाल आप लोग जान लिए हमें क्या पढ़ना है। जो लोग नए हैं, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्या हो, जैसे ही नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिलहाल अपने क्लास को शुरू करते हैं। ये 125 शब्दों में लिखा हुआ क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है? मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का वर्णन करें, यानी ब्लड सर्कुलेशन क्या है। आप 125 शब्द में लिखना रहे तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियों की सहायता से होता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? हृदय का, हार्ट का कार्य होता है ब्लड को पंप करना। हमारी मुट्ठी बंद हो रही है, मुट्ठी खुल रही है, यही हार्ट का कार्य होता है। हार्ट ऐसे ही होता है, मुट्ठी हमारी बंद हुई, मुट्ठी हमारी खुल गई, ऐसे ही हार्ट कंटिन्यू बिना रुके कार्य करता रहता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को धमनी द्वारा शरीर की विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है और ऑक्सीजन रहित रक्त को शिराओं द्वारा पुनः हृदय में लाता है। आप लोग कहते हो, मैम अभी क्यों प्री मेंस की तैयारी करवा रहे, अभी प्री देख लीजिए। अब यहाँ से क्या आपको प्री के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं? अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो वो दिखाने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हार्ट का कार्य क्या है, तो हार्ट का कार्य है ब्लड को पंप करना। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों? 3 क्वेश्चन दिखा कि नहीं दिखा? तो ऐसे ही क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों लेकर के चलते हैं। कभी भी अगर आप प्री की तैयारी सिंगल कर रहे हो तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि मेंस आपसे नहीं निकलेगा। ये सब अनुभव बताता है। जो बच्चे प्री और मेंस दोनों साथ साथ लेकर के दौड़ते हैं, चलते हैं, उन्हीं का मेंस क्लियर होता है, ठीक है। प्री क्या है? केवल क्वालिफाइंग है, मेरिट तो मेंस से बनेगी। तो इसलिए आप बिल्कुल भी किसी चीज को भी हल्के में ना लें। यहाँ हम लोग प्री एंड मेंस दोनों लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। एक साथ तैयारी हो रही। अब थंबनेल पे मैं लिखा करूंगी कि प्री एंड मेंस, ठीक है। तब आपको चीजें लगेगी कि हाँ, प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जा रही है। फिलहाल इधर आ जाओ। हृदय से फेफड़े की ओर जाने वाले परिसंचरण को फुफ्फुसीय परिसंचरण यानी पाल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, जिसमें रक्त फेफड़ों में जाकर ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हृदय से शरीर के अंगों तक और वापस आने वाले परिसंचरण को सामान्य परिसंचरण यानी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया शरीर को ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन उपलब्ध कराती है तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में हेल्प करती है, यानी मदद करती है। अपशिष्ट पदार्थ क्या हो गए? यूरिन के माध्यम से यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, पसीने यानी स्वेट के माध्यम से पसीना हो गया। ये सारे क्या हैं? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है। नियमित रक्त परिसंचरण जीवन के लिए अनिवार्य होता है। इस तरीके से क्या आप लिख पाओगे? अगर कोई कह दे कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का वर्णन कीजिए, आपको 125 शब्दों में लिखना है, आप इस तरीके से लिख पाएंगे? तो यहाँ पे ये मैं सिखाने आई हूँ कि आप कैसे लिखोगे। यहाँ क्या प्रश्न है? रक्त का संगठन स्पष्ट कीजिए। रक्त का संगठन मतलब कि ब्लड में क्या क्या चीजें हैं,
कितनी कितनी मात्रा में है, यही क्या है, ब्लड का संगठन। जैसे प्रश्न बनता है कि पानी का संगठन क्या है, तो पानी का संगठन क्या, H2O है। क्या है, H2O है, यानी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से ब्लड का संगठन क्या है, तो ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, हमें केवल इतना ही तो लिखना है। तो आप लिखोगे रक्त मानव शरीर का जीवनदायी द्रव्य है। क्या है, जीवनदायी द्रव्य है। अगर ब्लड ना हो तो क्या आप जीवित रह पाओगे, नहीं रहोगे। आप कहोगे मैं ब्लड का जीवित रहने से क्या लेना देना है, बाबू ये लेना देना है ब्लड का जीवित रहने से, क्योंकि ब्लड ही जो हमारा होता है क्या करता है, ऑक्सीजन को ले आता ले जाता है। ब्लड का कार्य ही होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ब्लड एक परिवहन का कार्य करता है, CO2 को लाता है और O2 को आपकी पूरे बॉडी में पहुंचाता है। ये किसका कार्य है, तो ये ब्लड का ही तो कार्य है। इसीलिए ब्लड को जीवनदायी द्रव कहा जाता है। ठीक, जो हृदय और रक्त वाहिनियों के माध्यम से संचारित होता है। इसका संगठन 2 मुख्य भागों में विभाजित है, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा में क्या होगा, प्लाज्मा क्या है, यह हल्का पीला तरल भाग है जो रक्त का लगभग 55% होता है। ब्लड का 55% भाग अकेले प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा में क्या होता है, तो 90 से 92% भाग जल होता है। प्लाज्मा में पहले तो आप जान गए कि ब्लड का 55% भाग क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। अब हम प्लाज्मा को पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या है, तो 90 से 92% जो है प्लाज्मा केवल जल है, और बाकी जो बचा 8 से 10% भाग वो क्या है, तो वो प्रोटीन है। प्रोटीन में भी एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है और फाइब्रिनोजन है। और क्या है, लवण है, हार्मोन है, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थ भूले रहते हैं। कितने मात्रा में, 10 to 8% में। ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है, रक्त कोशिकाएं हैं। रक्त कोशिकाएं क्या क्या है, RBC एंड WBC, जिसे हम रक्त पट्टिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त पट्टिकाएं कहते हैं किसको, प्लेटलेट्स को। तो फिर इसके बाद क्या हो गया, रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें हम RBC कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको RBC, जैसे ही आप आओगे RBC के लिए, आप तुरंत बढ़ाकर लिखने लगोगे। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, केंद्रक रहित होता है, फलाने ढिमकाने, इतना लीटर होता है, ये होता है, वो होता है, हीमोग्लोबिन में हिम नामक प्रोटीन पाया जाता है। जहां ये सारी चीजें लिखोगे आपका क्वेश्चन क्राइटेरिया से बाहर चला जाएगा। 125 शब्द के जगह पे 250 शब्द हो जाएंगे। ठीक है, और वहां आपको नंबर मिलना उतना ही है, केवल आपके समय की बर्बादी हो जानी है। यहाँ भी यही मैं बता रही हूँ कि आपको अपने एक मर्यादा में रह करके आंसर देना है, ना कि हमें ओवरफ्लो होना है। ठीक है, कि मैं भड़ास निकाले जा रही हूँ कि मैं सब रट करके आई हूँ, मैं सब लिखूंगी। RBC का क्यों कलर रेड होता है और क्यों उसमें केंद्रक नहीं होता है, ये सारी चीजें हम करेंगे। आपके अंदर ये सारी चीजें चलेंगी, इससे आंसर नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा, इनमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें WBC कहते हैं, रोगों से रक्षा करती है। प्लेटलेट्स क्या है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। रक्त का यह संगठन शरीर के पोषण, गैस परिवहन, प्रतिरक्षा और अपशिष्ट निष्कासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरीके से प्रश्न क्या आप लिख लोगे, दिल पे हाथ रख करके कहना कि जी मैम हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन प्रश्न को देखने के बाद आपको आइडिया जरूर मिल जा रहा होगा, कॉन्फिडेंस आपका बुस्ट हो जा रहा होगा कि मैम ऐसे लिखना है तो हम लिख लेंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस दिन होगा उस दिन आप बताइएगा। थंबनेल पे लिखा होता है कि 30 दिन में मेंस लिखना सीखें, तो जिस दिन 30 दिन हो जाएगा फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि क्या आपसे मेंस लिखा जा रहा है, तब आप मुझे बताना कि क्या चीजें सही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करो, शिरा क्या है। उत्तर आप दें, शिरा यानी वेन्स वह रक्त वाहिका है जो शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों से रक्त को हृदय की ओर ले जाती है।
किधर ले जा रही है? ऊतकों से, यानी हमारे जो भी टिश्यू हैं उनसे रक्त को हार्ट की ओर ले जा रही है। तो शिरा का कार्य क्या हो गया? अशुद्ध रक्त हो गया। जब हार्ट की ओर जा रहा है तो क्या होगा? अशुद्ध होगा। और जब हार्ट से जा रहा है तो शुद्ध होता है। ठीक है, इस चीज को आपको समझ करके रखना है। ठीक, अधिकांश शिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त का परिवहन करती हैं। केवल फुफ्फुसीय शिरा जो है, पाल्मोनरी वेन्स जो है, वो ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से लाती हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो पाल्मोनरी वेन्स हैं, यानी फुफ्फुसी जो शिरा है, उसमें शुद्ध ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, शिराओं की दीवारें पतली होती हैं, लचीली होती हैं और कम पेशीय होती हैं, जिससे इनमें रक्त का दबाव कम रहता है। इनमें वाल्व पाए जाते हैं जो रक्त को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देते हैं। केवल अगर आगे जा रहा है तो आगे जाएगा, पीछे मुड़ कर के रक्त नहीं आएगा। ठीक है, कि मैंने हाथ ऊपर कर लिया और रक्त क्या हुआ, सर 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 पूरा हमारे कंधे पे आ गया, ऐसा नहीं होता है। ये बॉल्व लेकर के साथ चलती हैं और वो कैसा बॉल्व? एक दिशीय प्रवाहित होती हैं, ना कि बाई दिशी, यानी दोनों दिशा में। ठीक है, और विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। शिराएं नीले रंग की दिखाई देती हैं क्योंकि त्वचा के नीचे रक्त का रंग हल्का दिखाई देता है। शिराएं परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है, जो रक्त को हृदय में लौटाकर पुनः ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए फेफड़ों तक पहुंचाती हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या आप प्रश्न लिख लोगे कि शिरा क्या है? अब मैं बोलूं तो आप लिख लोगे, ऐसे तो नहीं लिख पाओगे, लेकिन हाँ इतना तो मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि टूटा फूटा आप ज़रूर लिख लोगे। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 3 नंबर तो बड़े आसानी से ले आ लोगे। ठीक है, जैसे इस तरीके से अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप प्री का एग्जाम नहीं दिए हो और आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, इस तरीके से अगर आप लेकर के चलेंगे तो जब तक प्री क्वालिफाई आप करेंगे, मेंस आएगा, उस समय तक आप 8 में से 5 नंबर 6 नंबर लाने के योग्य मैं आपको बना दूंगी। ठीक है, फिलहाल आपको क्या करना है, मेरे साथ ऐसे ही कंटिन्यू बने रहना है और बने रह करके अपने तैयारी को बूस्ट करना है। अब यहाँ प्रश्न क्या है, आप किस प्रकार सिद्ध करेंगी कि शरीर में रक्त परिसंचरण होता है? आप कैसे सिद्ध करेंगे? आप क्या सिद्ध करोगे? आप कहोगे शरीर में रक्त परिसंचरण को शुद्ध करने के लिए विलियम हार्वे के प्रयोग प्रसिद्ध है। इनका नाम आप जरूर लोगे। किसने रक्त परिसंचरण की खोज किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, एक सरल प्रयोग में किसी व्यक्ति के हाथ की एक शिरा में 2 स्थानों पर दबाव डालकर बीच का भाग उभारा जाता है। जब हृदय की ओर वाले दबाव को हटाया जाता है तो रक्त हृदय की दिशा में बहता है, परंतु विपरीत दिशा का दबाव हटाने पर रक्त वापस नहीं बहता। यह शिराओं में उपस्थित वाल्व की उपस्थिति और रक्त की एक दिशा में प्रवाह को दर्शाता है। यानी ब्लड क्या है, एक ही दिशा में फ्लो होता है। इसके अलावा नाड़ी का स्पंदन, हृदय की धड़कन और घाव से रक्त का निकलना भी रक्त परिसंचरण का प्रमाण है। यानी अगर घाव हो रहा है, हार्ट बीट हो रहा है, नाड़ी में स्पंदन हो रहा है, ये भी प्रमाणित करता है कि रक्त परिसंचरण हो रहा है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे प्रूफ है, सारे प्रमाण है कि ब्लड में क्या हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि रक्त निरंतर हृदय, धमनी, शिरा और केशिकाओं में प्रवाहित होकर शरीर में परिसंचरण करता है। कितने अच्छे से लिखा हुआ है, शब्दों को चुन चुन कर मैं टाइप करके लाई हूँ। इस तरीके से क्या आप लिख पाओगे? क्यों, दिल से आवाज़ आ रही है कि जी हाँ मैम, क्वेश्चन बन जाएंगे? बहुत जल्दी मैं आवाज़ निकालूंगी आप लोगों के दिल से, चिंता बिल्कुल भी ना करना। ये प्रश्न शायद 200 शब्दों के हैं। ठीक है, आंसर करो। फेफड़े की सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है? फेफड़ों की कैपेसिटी से आप क्या समझते हैं? फेफड़ों की सामर्थ्य लंग, हाँ ये भी जान लो, ये क्वेश्चन किस बुक से है? 11 एंड 12 की बुक से है। ठीक है, फेफड़ों की सामर्थ्य लंग कैपेसिटी से अभिप्राय है फेफड़े कितनी मात्रा में वायु को ग्रहण, संचित और बाहर निकाल सकते हैं। यह श्वसन क्रिया की क्षमता और स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक है। फेफड़ों की कुल सामर्थ्य 4 भागों में बांटी जाती है। कितने भागों में? 4 भागों में। वो कौन से हैं 4 भाग? ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन क्या है? सामान्य श्वसन में अंदर ली या बाहर छोड़े जाने वाली वायु
को हम क्या कहते हैं, ज्वारीय आयतन कहते हैं। ये कितना होता है, तो 500 ml होता है। कितना होगा, 500 ml यानी आधा लीटर। 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो इस तरीके से 500 ml है तो हम आधा लीटर मानेंगे। ठीक है। सेकंड क्या है, पूरक पूरक प्रेरणा आयतन। पूरक प्रेरणा आयतन क्या है, सामान्य शोषण के बाद अधिकतम अंदर ली जा सकने वाली अतिरिक्त वायु को पूरक प्रेरणा आयतन कहते हैं। थर्ड नंबर क्या है, पूरक निःश्वसन आयतन। सामान्य शोषण के बाद अधिकतम बाहर निकाली जा सकने वाली अतिरिक्त वायु को क्या कहते हैं, पूरक निःश्वसन आयतन कहते हैं। फोर क्या है, अपशिष्ट आयतन। इसे क्या कहेंगे, अधिकतम शोषण के बाद भी फेफड़ों में बची हुई वायु स्वस्थ जीवन, व्यायाम और स्वच्छ वायु फेफड़ों की सामर्थ्य बढ़ाने में सहायक है। अब बहुत से लोग तो ये ही नहीं जाने होंगे कि कितने भाग में बांट करके पढ़ते हैं, तो वो लिखेंगे कहाँ से। फिलहाल ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में लिखा जाता है। आप लोगों को मैं सोचने के लिए यहाँ पे मजबूर करती हूँ कि आप देखो कैसे प्रश्न को लिखा जा रहा है। ठीक है, जब आपके अंदर ये सब आएगा तो ही आप लिख पाओगे। अब यहाँ क्या है, श्वसन क्रिया की क्यों आवश्यकता है, हम क्यों सांस लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे आप। श्वसन क्रिया जिन्हें रेस्पायरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं, वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन कोशिकाओं में भोजन ग्लूकोज के अपघटन के लिए आवश्यक है। भोजन मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज के अपघटन के लिए ऑक्सीजन क्या है, आवश्यक है, जिससे ऊर्जा यानी एटीपी उत्पन्न होती है। क्या होती है, एटीपी उत्पन्न होती। एटीपी क्या है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट है। यह ऊर्जा सभी शारीरिक क्रियाओं जैसे चलना, सोचना, पाचन क्रिया, रक्त परिसंचरण, मांसपेशियों की गति के लिए जरूरी होता है। हम लोग सोए रहते लेकिन हमारा शरीर कंटिन्यू वर्क करता रहता है, इसीलिए उसे सोए रहने पे भी, क्या व्यक्ति कोमा में चला जाता है या व्यक्ति जो लेटा होता है अस्पताल में कई कई दिन एडमिट, क्या उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया जाता है कि नहीं। क्यों ग्लूकोज, भाई वो तो कोई कार्य नहीं कर रहे, चुपचाप बेड पे आराम से लेटे पड़े हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी है वो तो कार्य कर रही है। ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा, हार्ट बीट चल रही है, मांसपेशियों में गति हो रही। इन सारे चीज को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी द्वारा एनर्जी मिलती है। इसीलिए क्या है, यदि श्वसन क्रिया रुक जाए तो कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। आप जानते हो कि ब्लड ही क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और कुछ ही मिनटों में जीवन संकट में पड़ जाएगा। श्वसन क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट गैस को बाहर निकालकर रक्त का पीएच संतुलित रखती है। अब आप बता दो ब्लड का पीएच मान कितना होता है। इस प्रकार श्वसन क्रिया जीवन के लिए अनिवार्य है क्योंकि यह ऊर्जा उत्पादन और शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखती है। ब्लड का पीएच मान क्या होगा, तो ब्लड का पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है। अगर एक शब्द में हम पूछ लें तो आप कहोगे ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होगा, 7.4 होता है। ठीक है, फिलहाल 18 मिनट हो गया, मैं अब सोच रहा हूँ यही क्वेश्चन को क्लोज कर दूं। ठीक है, चलाओ 2 ही क्वेश्चन मैं पढ़ा ही देती हूँ। ठीक, अब यहाँ से एक्सटेंशन एजुकेशन से क्वेश्चन लाए हैं। प्रसार शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। प्रसार शिक्षण विधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज या समुदाय को जागरूक और शिक्षित किया जाता है। इसकी सफलता कई तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे शिक्षार्थी की रुचि, आवश्यकता और स्तर। यदि विषय उनकी जरूरतों से जुड़ा होगा तो प्रभाव अधिक होगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो होम साइंस मेंस की, एलटी मेंस की, अगर आपको मेंस की चीजें ना मिले तो आपके लिए क्या तैयारी योग्य है, तो आप नहीं उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे। शिक्षण साधन व सामग्री, चित्र, मॉडल, चार्ट, पोस्टर, फिल्म, इंटरनेट आदि इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व, हम कोई भी चीज अभी आपको ले आए, अब बढ़िया से आपको दिखाएं कैसे रेस्पायरेशन हो रहा है, कैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छे से जगेगा। क्यों, आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो जितने भी चीजों का, सामग्री का, साधन का हम प्रयोग करते हैं उतने ही पढ़ाई इंटरेस्टेड होती है। ठीक है, बच्चों को आप मोबाइल में कोई चीजें दिखा दो, देखो बच्चा कितने इंटरेस्ट होकर के पढ़ता है। ठीक है, केवल ओरल मुंह से पढ़ाने से नहीं होता है। ठीक है, उसका अनुभव
भाषा व व्यवहार शिक्षा को रोचक बनाते हैं। ठीक है, यानी हम किसी भी चीज को खूब बढ़िया से एकदम एग्जाम्पल दे देकर आप लोग को समझाएं, आप लोग एकदम मेरे तरफ ऐसे खींचे चले आओगे। ठीक है, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण, परंपराएं, मान्यताएं और स्थानीय स्थिति भी असर डालती हैं। संचार माध्यम जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया व अन्य तकनीकी साधन संदेश को व्यापक स्तर पर पहुंचाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रसार शिक्षण विधि की सफलता इन तत्वों के संतुलित उपयोग पर निर्भर करती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, आप लोग बताइएगा क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो आप क्या लिखोगे, प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से लोगों को उनके जीवन, कार्य और समाज से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षित किया जाता है। इसकी प्रभावशीलता कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। आवश्यकता आधारित सिद्धांत, शिक्षा लोगों की जरूरतों और समस्याओं पर केंद्रित होनी चाहिए। लोकतांत्रिक भागीदारी का सिद्धांत, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। अनुकूलन का सिद्धांत, शिक्षा स्थानीय परिस्थितियों, परंपराओं और संसाधनों के अनुसार होनी चाहिए। व्यवहारिकता का सिद्धांत, शिक्षा व्यवहारिक और दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रसार शिक्षा इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, परिणाम परक सिद्धांत, शिक्षा का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना होना चाहिए। अतः प्रसार शिक्षा के सिद्धांत इसे प्रभावी, उपयोगी और समाजोपयोगी बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन देखने के लिए चैनल पे बने रहें। अल्टरनेट आप लोग का वीडियो आएगा, कभी मेंस के क्वेश्चन आया करेंगे और कभी इस समय सीडी चल रहा था, जब मैं बीमार नहीं थी, फिर से मैं सीडी को कंटिन्यू करूंगी। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट से और आपके लाइक से कुछ नहीं होता है, केवल मोटिवेशन मिलता है। मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ उनके लिए चीजें उपयोगी है कि नहीं है। आप अपना सहयोग इसी तरीके से बनाए रहें। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।